जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। परीक्षा बहुत निकट है। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या किसी अदर स्टेट का भी पीसीएस हो, या कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, तो उसमें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परीक्षा में बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनियन बजट या स्टेट बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है कि कुछ योजनाएं भी जो बजट में नई घोषित योजनाएं हैं उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसी वर्ष, या कई बार बाद में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यूनियन बजट 2023-24 जो अनुमान है, बजट अनुमान है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। इतनी आसानी से फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत कम प्रयास किया जाता है बजट को समझाने का। ठीक है, मैं ये वादा करता हूं कि आपको इसी क्लास में पूरी तरीके से बजट समझ में आ जाएगा और किसी भी सोर्स से आपको बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा फैक्ट को साथ लेते हुए चलेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़े से में देख लेते हैं बजट के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में, या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है। आमतौर पे सामान्य भाषा में हम लोग इसे बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संबोधित किया गया है, इन शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग ये जो बजट होता है, ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण होता है। कितना अनुमान है सरकार को राजस्व प्राप्त होने का और कितना वो खर्च करेगी। ठीक है, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करें भारत के संदर्भ में, ठीक है, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वह 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक की अवधि जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर कही जाती है या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तो वर्ष 1947 में आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अगर हम यहीं पे देख ले, क्या देख ले, थोड़ा और मुख्य चीज देख ले कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट हो गया, तो अगर ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट बात किया जाए, ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन ने कब किया था? 1860 में प्रस्तुत किया था। अब अगर गणतंत्र भारत या रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट देखा जाए तो यह जॉन मथाई जी ने किया था। किसने किया था? जॉन मथाई जी ने किया था। कब? 1950 में किया था। अगर हम किसी महिला वित्त मंत्री के माध्यम से, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी। ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही थी, या कार्यवाहक वित्त मंत्री भी थी। ठीक है, अगर इसी के साथ देख लिया जाए कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी है। कितनी बार ये इस बार जो वर्ष 2023-24 का इन्होंने बजट प्रस्तुत किया, या पांचवा बजट था इनका। और सबसे पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी हैं। सबसे पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है महत्वपूर्ण चीज, ये महत्वपूर्ण चीजें थे। अब देखते हैं कि बजट तैयार कौन करता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय करते हैं। उसके अंतर्गत एक बजट डिवीजन होता है। किसका बजट डिवीजन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीजन तैयार करता है बजट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2000, या जब हम वर्ष 2017-18 कहेंगे तो आप समझिएगा हम वित्तीय वर्ष 2017-18 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट 2017-18 में जो कि पहले वर्ष 1924 में एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पे आम बजट या यूनियन बजट और रेल बजट को अलग कर दिया गया था। ये बजट 2017-18 में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। किसकी सिफारिश पे? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। ठीक है, अगर हम बात करें बजट 2019-20 में, बजट को बही खाता संबोधित किया गया। पुरानी भारतीय परंपराओं को समाहित करते हुए, चूंकि भारतीय परंपरा में आमतौर पर बही खाते की परंपरा है। ठीक है, और ये बही खाता क्या है? 4 फोल्ड रेड क्लॉथ है। 4 फोल्ड, 4 बार एक लाल कपड़ा है जो 4 बार वो मुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 तहों में पलटा हुआ है। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जब आप बजट का अध्ययन करेंगे, जब आप पूरे बजट की ओरिजिनल कॉपी देखेंगे जो कि वित्त मंत्री पढ़ते हैं या पढ़ती हैं लोकसभा के पटल पे या सदन के पटल पे, तो वो जब उल्लेखित करती हैं कि अब मैं भाग 1 पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रही हूं,
अब मैं भाग 2 पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रहे हूं, ठीक है। तो 2 भाग होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं ये 2 पार्ट में कौन कौन से होते हैं। अगर हम भाग 1 की बात करें, ठीक है, तो इसमें पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू होता है, ठीक। अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान होता है। बजट अनुमान शब्द का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, क्या है कि कितना हमें प्राप्त होगा, कितना हम व्यय करेंगे, किन किन चीजों से हमें मिलेगा, किन किन चीजों पे हम व्यय करेंगे, ठीक है। मैक्रो लेवल पे, माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म, समष्टि और व्यष्टि हम लोग जानते हैं। तो मैक्रो लेवल पे अर्थव्यवस्था पर विचार करता है ये, मतलब बहुत बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था पे विचार करता है, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पे विचार करता है बजट, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों हेतु व्यय ढांचा, नई योजना, प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करता है बजट। राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति पर चर्चा किया जाता है पार्ट ए के अंतर्गत या भाग ए के अंतर्गत, ठीक है। अब पार्ट बी क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में अगर देख ले तो अगले वित्तीय वर्ष हेतु जो कर प्रस्ताव है, उन पर प्रकाश डालता है। कौन? पार्ट बी। अगर अगला हम देखें, अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है पार्ट बी के अंतर्गत, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकासात्मक उपायों पर सरकार द्वारा की गई जो प्रगति है और भविष्य की नीतियों आदि पर यह चर्चा करता है। कौन सा? पार्ट बी या दूसरा पार्ट, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, संसद में बजट प्रक्रिया क्या है, ठीक है। हालांकि ये आपकी पॉलिटी का भाग है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हल्का हल्का देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो कहां पे बजट प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में सबसे पहली बार बजट वहीं पे रखा जाता है। उसके बाद वहां पे जब बजट पाठ हो जाता है, बजट पढ़ लिया जाता है, तो उसकी कॉपी राज्यसभा में रखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रस्तुत करने के बाद उस पर आम चर्चा होता है। आम चर्चा के बाद विभागीय समितियों द्वारा क्या होता है, उस पर जांच की जाती है, मतलब जो बजट संबंधी जांच होती है कि उस पर जो धन है, जो अनुमान है धन का या जो खर्च करने का अनुमान है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होता है, ठीक है। कितनी जरूरत है, किसी मंत्रालय को कितनी जरूरत है या उस पे ये उचित मांग है कि नहीं है, इससे संबंधित इस पे मतदान होता है। सभी सदस्य लोकसभा में इस पे मतदान करते हैं। फिर ये जो महत्वपूर्ण है, विनियोग विधेयक पारित करना, बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये आर्टिकल 114 में है। और ये जो बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन या विनियोग विधेयक है, इसके माध्यम से यह धन खर्च करने का अधिकार दिया जाता है सरकार को, ठीक है। चलिए अगला जो है वित्त विधेयक पारित करना या फाइनेंस बिल पारित करना, ये आर्टिकल 117 में है, ठीक है, आर्टिकल 117 में है। और वित्त विधेयक पारित इसलिए किया जाता है, किस लिए? कर वसूली के लिए, कर वसूली के लिए वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और ये वसूली करने के बाद ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि में ये धन जाता है और यहां से विनियोग विधेयक के माध्यम से जो ये पारित किया जाता है, उसके माध्यम से यहां पे धन खर्च किया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है क्या कि ये जो क्रम से है, ये क्रम से है, ठीक है। कभी आपके परीक्षा में क्रम लगाने के लिए दे दे, बजट प्रक्रियाओं को क्रमानुसार सजाइए, तो ये क्रम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बजट 2023-24 के बारे में बात करते हैं। इस पे विस्तार से बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल निश्चिंत होकर। अगर आपके पास कॉपी पेन है, नहीं है तो आप ले लीजिए, और है तो उसको नोट करते हुए चलते जाइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए। निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। अमृत काल का क्या था? यह पहला बजट था, ठीक है, अमृत काल का पहला बजट था। अगर हम लोग अमृत काल में प्रवेश की बात करें तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में यह प्रवेश करता है और पूर्ण कब होता है? 100वें वर्ष में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से प्रवेश करके 100वें वर्ष में पूर्ण होता है, तो अमृत काल की अवधि 25 वर्ष होगी। अगर यह 100वें वर्ष में कब पूर्ण होता है? तो 2047 में पूर्ण होता है। कब? 2047 में पूर्ण होता है। ध्यान रखना है कि ये जो फ्रीडम एक्ट 75 जो है स्वतंत्रता का वर्ष है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा, विश्व द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा संबोधित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अमृत काल 25 वर्षों का है, यह ध्यान रखना है। पहला बजट था। 1 फरवरी 2023 को बजट आता है और 31 जनवरी, इसके ठीक पहले, एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं।
अब अमृतकाल की ये जो अवधि है 25 साल, उसमें मुख्य तौर पे बड़े स्तर पे 3 लक्ष्य या 3 संकल्पनाएं हैं। ठीक है, 3 लक्ष्य या 3 संकल्पनाएं हैं। अगर हम पहले लक्ष्य या पहली संकल्पना की बात करें तो सूक्ष्म आर्थिक समग्र स्तर पर क्या है, कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास करना। सूक्ष्म आर्थिक समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, ठीक है, बड़ी फाइनेंस कंपनियां को फिनटेक कहते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था या फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा लक्ष्य हो गया। अगर हम तीसरे लक्ष्य या संकल्पना की बात करें तो सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश में वृद्धि। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश में वृद्धि। ठीक है, अब ये जो 3 लक्ष्य या 3 संकल्पना है, ठीक है, ये जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या है? अमृत काल के दौरान इनका उद्देश्य है सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। किसकी? सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। अब यह सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा, यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस पर भी जो अमृत काल का ये पहला बजट है, इस पे चर्चा करी गई है। ठीक है, क्या चर्चा करी गई है? ठीक है, देखिए, युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, ध्यान दीजिएगा, युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों को उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। मतलब एक तरीके से युवाओं को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? एम्प्लॉयमेंट की होती है। ठीक है, रोजगार की होती है। अगर उनको उद्यमिता करना है तो उद्यमिता में बढ़ावा दिया जाए, उनको पढ़ाई, उनको कौशल, उनके स्वास्थ्य, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, युवाओं पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद कहा गया है कि समस्त नागरिकों पर ध्यान देना है, लेकिन युवाओं पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि भारत की युवा पीढ़ी को अमृत पीढ़ी संबोधित किया गया है इस बजट में। ठीक है, हम लोग आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। रोजगार सृजन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, सुदृढ़ और वृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। मतलब जो आर्थिक फ्लक्चुएशन है, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, विश्व के किसी भी घटना से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है, तो कोशिश करना कि ऐसी स्थितियां न आए, अगर आए भी तो बहुत कम रहे, नॉमिनल रहे, नाम मात्र की रहे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, यही तीनों चीजों को ऊपर हम लोगों ने समझा है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीजों को ऊपर हमने खोल कर समझा है। बजट में क्या होता है? बजट सार हम लोग जब पढ़ते हैं, बजट में कोई चीज पढ़ते हैं तो काफी मतलब क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया होता है, या तो कई बार उसको खोला नहीं गया होता है। ठीक है, ओपन नहीं किया गया होता है पूरी तरीके से। तो चलिए, अब ये जो 3 लक्ष्य थे, ठीक है, ये जो हमारे पीछे 3 लक्ष्य थे, उसकी पूर्ति के लिए कुछ चीजें बात करी गई हैं अमृत काल के पहले बजट में। उन उत्प्रेरक घटकों के बारे में बात करी गई है अमृत काल के पहले बजट में कि ये तीव्र लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी। अब इन उत्प्रेरक घटकों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर हम लोग पहले की बात करें तो इसमें कहा गया है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। कैसे? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। यह पहला लक्ष्य है या पहला उत्प्रेरक घटक है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करके हम लोग अमृत काल का ये जो विजन है, जो 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दूसरे लक्ष्य की बात करें तो पीएम विकास, या जिसको पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान भी कहते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से क्या करना है कि जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और उससे संबंधित, उनके रोजगार से संबंधित, उनके व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना, ताकि वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सके, उनके स्टैंडर्ड में सुधार कर सके, और अंतरराष्ट्रीय जो उनकी वस्तुएं हैं जिनका वो उत्पादन कर रहे हैं जिन उत्पादों का, उसके अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उनमें सुधार कर सके, और इस तरीके से वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, पीएम विकास के द्वारा या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के द्वारा। अब हम तीसरे उत्प्रेरक की बात करते हैं।
तीसरे उत्प्रेरक घटक की बात करते हैं तो पर्यटन की अपार संभावनाओं का सदुपयोग करना। ठीक है, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं ये सांस्कृतिक विविधता पैदा करती हैं। तो ये जो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं इनको भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्रगामी परिवर्तन के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए इनका सदुपयोग करना ये लक्ष्य है। इसके लिए क्या करना है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सहकारी कार्यक्रमों का आयोजन, सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर जोर देकर युवाओं को रोजगार प्रदान करना, उद्यमिता हेतु आकर्षित करना, किसमें, पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह ये जो ऐप हैं, ठीक है, ये इसी तरीके के ऐप हैं। ठीक है, चलिए अगर हम चौथे उत्प्रेरक घटक की बात करें तो यह कहता है कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग। अभी जैसे कि जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन निष्कर्षण होता है, उससे हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसको क्या है, क्षति पहुंचती है। तो वही बात कही जा रही है कि ऊर्जा का कुशल उपयोग किया जाए, हरित रोजगार, हरित खेती, हरित भवन, हरित ईंधन, हरित मोबिलिटी इत्यादि को सुनिश्चित किया जाए और उस तरीके से हरित विकास को बढ़ावा दे। अब यहां पे हरित भवन, हरित ईंधन, हरित रोजगार कहने का मतलब है कि ऐसे कार्य, ऐसे उत्पाद जो कि जिनका दुष्प्रभाव पर्यावरण पे बहुत न्यून पड़े या न के बराबर पड़े, या तो पड़े तो बहुत न्यून पड़े, इसका अर्थ यह है। इस प्रकार से हम लोग ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा दे और हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़े। ठीक है, ये जो चार उत्प्रेरक घटक हो गए। अब देखिए ये जो चार उत्प्रेरक घटक हैं, ठीक है, ये जो चार उत्प्रेरक घटक हैं, इनकी पूर्ति के लिए बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चार उत्प्रेरक घटक किस तरीके से कार्य करेंगे, किस दिशा में कार्य करेंगे, उसकी बजट में बात करी गई है। 7 प्राथमिकताएं निश्चित करी गई है, 7 मार्गदर्शक जो है कि कथन है या 7 मार्गदर्शक क्षेत्र हैं। अब ये जो 7 मार्गदर्शन या मार्गदर्शक क्षेत्र हैं, इनको बजट में क्या कहा गया है, सप्तर्षि। सप्तर्षि भारतीय मैथोलॉजी में सप्तर्षि परंपरा का जो है कि उदाहरण मिलता है, उसी को ध्यान में केंद्रित करते हुए सप्तर्षि की बात करी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए हमारी 7 प्राथमिकताएं हैं, सप्तर्षि या 7 प्राथमिकताएं हैं जो कि हम लोगों को बजट में देखने के लिए मिलता है। और इन सबका क्या है उद्देश्य, क्या है, इन सबका उद्देश्य है अमृत काल के लक्ष्य को पूर्ण करना। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा खोलकर देख लेते हैं, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अगर हम बात करें पहला सप्तऋषियों के जो 7 अंग है, उनमें से पहला कौन है, समावेशी विकास है। दूसरा कौन सा है, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तीसरा कौन सा है, अवसंरचना और निवेश है। चौथा कौन है, सक्षमता को सामने लाना है। पांचवा कौन सा है, तो हरित विकास है। छठा कौन सा है, तो युवा शक्ति है। और 7वां कौन सा है, वित्तीय क्षेत्र है। 7वां कौन सा है, वित्तीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। समावेशी विकास का अर्थ यही होता है। और भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार सबका साथ सबका विकास के जो मॉडल है या जो ये जो विचार है, इसी पर कार्य कर रही है। ठीक है, अब समावेशी विकास को 3 उप घटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 उप घटकों में विभाजित किया है। पहला जो है कृषि और सहकारिता, दूसरा क्या है, स्वास्थ्य है, तीसरा क्या है, शिक्षा और कौशल है, वर्धन है। ठीक है, तो पहले हम लोग कृषि और सहकारिता पे बात करेंगे, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षा कौशल पे बात करते हुए समावेशी विकास से आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कृषि और सहकारिता पे बात करें अगर हम लोग, तो कहा गया है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। किस लिए, ताकि किसानों को सुलभ, समावेशी, शिक्षाप्रद समाधान प्राप्त हो सके, इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड या कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना की जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा उद्यमी हैं उनको एग्री स्टार्टअप करने में मदद की जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके एग्री स्टार्टअप के कदम के क्षेत्र में आगे आने के लिए। ठीक है, तीसरा जो मुख्य चीज है कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा 2200 करोड़ रुपए की सहायता से, निवेश के साथ। इसमें क्या होगा कि जो उच्च गुणवत्ता वाली
बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जो चौथा है वह है व्यापक रूप से उपलब्ध विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण करना। भंडारण क्षमता जो भारत में हमारे जो क्षेत्रों में होते हैं, लोकल क्षेत्रों में, जब कोई अनाज वगैरह या गेहूं आलू टमाटर ये भंडार गृह होते हैं, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनकी बात कही जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसानों को अपना फसल तुरंत बेचना पड़ता है, ठीक है, जिससे उन्हें उपयुक्त लाभ नहीं हो पाता और उनकी जो आमदनी होती है जो उन्होंने लगाया होता है वो उनकी निकल नहीं पाती, ठीक है, तो इसलिए नुकसान होता है। तो इसी चीज के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की व्यवस्था करना। विकेंद्रीकृत मतलब तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो दूर हो या पास हो या शहर के नजदीक हो, ठीक है, तमाम क्षेत्रों में। इससे क्या होगा, किसानों द्वारा उपयुक्त समय पर बिक्री करने हेतु और अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने में यह मदद करेगी, ठीक है। अब आते हैं अगला महत्वपूर्ण है कि भारत को मिलेट्स, मोटे अनाज, कदन्न या श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाना। भारत को मिलेट्स का या मोटे अनाज का या कदन्न का या श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाना। बजट 2023 में मोटे अनाजों को क्या कहा गया, श्री अन्न नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या बात कही गई कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है उसको अनुसंधान या मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बजट के अनुसार देखें मोटे अनाजों के क्षेत्र में, तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है उत्पादक की दृष्टि से, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन निर्यातक की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। अगर हम बात करें मोटे अनाजों या कदन्न या मिलेट्स या श्री अन्न में किनको शामिल किया जाता है, तो जो बजट में संबोधित किया गया है, ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा, ठीक है, ये 9 अन्न है जिनको कि बजट में मोटे अनाजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला जो है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही एक उप योजना शुरू करी जाएगी। कुल 6,000 करोड़ का उसमें 6,000 करोड़ रुपए का उसमें क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि मत्स्य विक्रेता या मछली विक्रेता या सूक्ष्म लघु उद्योगों को और अधिक प्रभाव से सामने आना या उनको और अधिक सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला जो है लक्षित निधियन हेतु 20 लाख करोड़ 20 LCR, ठीक है, 20 लाख करोड़ के कृषि ऋण का आवंटन किया जाएगा लक्षित निधियन हेतु। मतलब जिन क्षेत्रों के लिए आवश्यक होगा उन्हीं क्षेत्र पे फोकस किया जाएगा। किन पे किया जाएगा, जो कृषि से संबंधित है, ठीक है, कृषि से संबंधित, जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी क्षेत्र हो गया, मत्स्यन हो गया, ये क्या है, ये लगभग इनको सामान्यतः ये माना जाता है कि ये कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो इन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कपास की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। इस हेतु उत्पादकता के बढ़ाने के लिए सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट भागीदारी पे बल दिया जाएगा और क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन सेटअप का इसके अंतर्गत विकास करके कपास की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत सहकारी सोसाइटी से वंचित पंचायत क्षेत्रों में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटी, आपका डेयरी सहकारी सोसाइटी की स्थापना हेतु प्रयास किया जाएगा। कितने वर्षों में, अगले 5 वर्षों में, ठीक है। आगे देखते हैं सहकारी सोसाइटी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उसका एक बेसिकली जो पब्लिक होते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया जाता है और ये सरकार द्वारा उसमें क्या किया जाता है, प्रबंधन उसका सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1B है स्वास्थ्य आ गया आपका, ठीक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है,
कुल 157 नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ये पूरे देश के लिए बात की जा रही है। अब वर्ष 2014 से अब तक जो स्थापित हैं 157 मेडिकल कॉलेज जो स्थापित किए गए हैं, ये नर्सिंग कॉलेज उन्हीं के आसपास बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए वर्ष 2047 में 2047 में, ठीक है, जबकि भारत का अमृत काल पूर्ण हो चुका होगा या पूर्ण करने का वर्ष होगा, उसमें सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। अब ये होता क्या है? ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं बता देता हूं। तो इसमें क्या होगा, जो प्रभावित जनजाति क्षेत्रों में इसके अंतर्गत जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन किया जा सके। 0 से 40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों में, 7 करोड़ जनजाति लोगों का क्या किया जाएगा, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग किया जाएगा और उससे संबंधित किस तरीके से बचाव हो, उससे संबंधित इनकी काउंसलिंग करी जाएगी। देखिए एनीमिया क्या होता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, और सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड का वो होता है आपका आरबीसी होता है, ठीक है, वो हसियाकार हो जाता है, हसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः यहां पे आपने देखा होगा प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये जनजातीय क्षेत्रों तक में ही इसका विस्तार है, इसीलिए ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, चलिए फार्मास्यूटिकल्स विकास अनुसंधान को बढ़ावा देना, और इसके लिए नया कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा फार्मास्यूटिकल्स विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में, आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सरकारी निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अनुसंधान को बढ़ावा देना इस आधार पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में एक और चीज है कि जो चिकित्सा उपकरणों के निर्माण से संबंधित पूर्ण समर्पित पाठ्यक्रम का विकास करना, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण से संबंधित पूर्ण समर्पित पाठ्यक्रमों का विकास करना, ताकि भविष्य में चिकित्सा प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान विनिर्माण हेतु कुशल मैन पावर या कुशल लोग हमारे पास, कुशल कार्यकर्ता उपलब्ध रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा और कौशल, शिक्षा और कौशल में बच्चों और किशोरों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए और किशोरों के लिए, युवाओं के लिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विषयों इत्यादि में गुणवत्तापूर्ण क्या किया जाएगा, पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ठीक, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, डाइट जो होते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नवोन्मेषी शिक्षा, मतलब शिक्षा में नव अभिनव प्रयोग करना, किस तरीके से उनको सिखाया जाए, विज्ञान आईसीटी इत्यादि के, ठीक है, अनुप्रयोगों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, और इसके लिए नोडल जो क्षेत्र होगा, नोडल प्लेस होगा, वो जिला प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होगा। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से नोडल एजेंसी। पंचायतों और वार्ड स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय खोलने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देना। यहां पे देखिए, यहां पे किशोरों और बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की तो स्थापना की जाएगी, लेकिन जो पंचायत हैं, गांव में पंचायत और नगर निगमों इत्यादि में, वार्डों में, उन स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय, मतलब प्रत्यक्ष पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा और कौशल में आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास और तमाम एनजीओ के माध्यम से या तमाम एनजीओ के सहयोग से, ये तीनों को मिला करके, ठीक है, प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में, जो कि यहां पे प्रत्यक्ष पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पाठ्येतर, मतलब कि जो उनके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, ठीक है, पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोविड काल के दौरान या महामारी काल के दौरान जो बच्चों की पठन संस्कृति की क्षय हुई है, उसमें जो दुर्व्यवस्था उत्पन्न हुई है, उस पठन संस्कृति को वापस लाया जाए। ठीक है, ताकि उनकी जो अधिगम की क्षति हुई है वो पूरी की जा सके, इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच समावेशी विकास, ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास का एक महत्वपूर्ण घटक है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के बारे में। अगर हम देखें तो
वाजपेयी जी की सरकार में इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया गया था। ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मोदी सरकार की बात करें, मतलब वर्तमान सरकार की बात करें, एनडीए 1.0 और एनडीए 1.2, ठीक है, इसमें आयुष मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इसका भी उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना ही है। लेकिन बजट 2023-24 में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के बारे में क्या बातें करी गई हैं, अब हम लोग उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से 3 सालों में। ठीक है, मतलब जो संवेदनशील जनजाति समूह है, ठीक है, उनको पीवीटीजी कहा जाता है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह। ठीक है, तो ये किया जाएगा 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह है, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी इससे। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होगा कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है, सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है उसमें सुधार होगा। इसका उद्देश्य यह है। दूसरा यह है कि ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में जो सूखा प्रवण क्षेत्र है या जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी ऊपरी भद्रा परियोजना के माध्यम से, और इस परियोजना को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो 140 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हैं, 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हैं। ठीक है, इनमें जो 3 सालों में 3.5 लाख जनजाति छात्रों जो वहां पे पढ़ रहे हैं, अगले 3 सालों में 38, ठीक है, 1000 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, आगामी 3 वर्षों में। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को 79,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। यह भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने का एक प्रमुख माध्यम है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना को। ठीक है, 79,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कहां पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? देश के 500 ब्लॉकों में, जो कि किन ब्लॉकों में? 500 ब्लॉकों में। कैसे ब्लॉकों में? जहां पे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, कृषि की स्थिति, वित्तीय समावेशन की स्थिति क्या है, वहां पे उसकी उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा देश के 500 ब्लॉकों में। ठीक है, भारत साझा पुरालेख निधान, भारत साझा पुरालेख निधान या भारत श्री का आरंभ किया जाएगा। ठीक है, यह क्या है? इसके अंतर्गत एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय बनाया जाएगा, डिजिटल पुरालेख संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा, उनको संग्रहित किया जाएगा। और ध्यान देना है कि पहले चरण में इसमें केवल 1 लाख पुरालिपियों को संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला जो है वो जेल में वृद्ध गरीब, ऐसे बंद जेल में कैदी, ऐसे कैदी जो कि वृद्ध हैं और गरीब हैं और उनके पास जमानत या जुर्माना की राशि नहीं है कि वो पे कर सके, तो उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी, ये बजट में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अवसंरचना और निवेश। ठीक है, अवसंरचना और निवेश। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि अवसंरचनात्मक निवेश में, ठीक है, अवसंरचनात्मक निवेश में तीव्रता हेतु और तेजी लाने के लिए आगामी 1 वर्ष तक जो राज्य है या जो स्टेट है, उनको 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण जारी करी जाएगी। ठीक है, ये जारी रखी जाएगी। ये पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है और बजट 2023-24 में यह कहा गया कि इसको अगले 1 वर्ष तक और रखा जाएगा। ठीक है, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण जारी रखी जाएगी। पूंजीगत निवेश परिव्यय हेतु
कुल 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पूंजीगत निवेश परिव्यय हेतु कुल 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। और अगर हम बात करें ये पूंजीगत निवेश में जो 10 लाख करोड़ रुपए है, यह वर्ष 2019 और 20 मतलब बजट 2019-20 या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अपेक्षा कितना गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है। ठीक है, ये 10 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे देख लेते हैं। शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी। शहरी अवसंरचना और विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका जो प्रबंधन करेगा वह राष्ट्रीय विकास बैंक करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास बैंक करेगा। 1000 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार इसके लिए उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इससे होगा कि टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में, ऐसे शहर जो टीयर 2 और टीयर 3 की सूची में आते हैं, वहां पर सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा या सरकारी एजेंसियों के द्वारा अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लूं मैं। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी मतलब किसी राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रीय रीजनल हवाई एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों, वाटर एरोड्रोम या उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का क्या किया जाएगा? पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, चलिए रेलवे हेतु 2,40,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया। इस बजट में 2,40,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक की सबसे अधिक राशि आवंटन है रेलवे के लिए। अब तक की सबसे अधिक राशि आवंटन है। अगर हम बजट 2014-15 के हिसाब से देखें तो यह कुल लगभग 9 गुना बैठता है। ठीक है, 2,40,000 करोड़। पत्तन मतलब पोर्ट, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र या और खाद्यान्न में, कहां कहां? पोर्ट में, कोयला में, इस्पात में, उर्वरक क्षेत्रों और खाद्यान्न में एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी मतलब आरंभ से लेकर अंत तक कनेक्टिविटी हेतु 100 परिवहन अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजना को आरंभ किया जाएगा। 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना को आरंभ किया जाएगा। ठीक है, अवसंरचना वित्त सचिवालय की स्थापना करी जाएगी। किसकी? अवसंरचना वित्त सचिवालय की। किस लिए? रेलवे, रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना, ऊर्जा इत्यादि में उच्च निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, उसके निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए अवसंरचना वित्त सचिवालय की स्थापना करी जाएगी। यह उद्देश्य है। ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं हम लोग परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस साल के लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और जो योजनाएं हैं या जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो अगले साल भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वाइब्रेंट विलेज वगैरह के बारे में देखेंगे, इस बार भी उसकी चर्चा करी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शहरों में भूमि संसाधनों के कुशल उपयोग, पर्याप्त संसाधनों के सृजन और आयोजन सुधार हेतु या आयोजना में सुधार हेतु। ठीक है, शहरों को भविष्य के संधारणीय शहरों में रूपांतरण के लिए इसमें ये सुधार किया जाएगा, संसाधनों का सृजन किया जाएगा। जो शहरों में, चूंकि भूमि तो बहुत सीमित है, शहरों में ही नहीं पूरी भूमि बहुत सीमित है, और जो शहर बस गए हैं उनकी तो भूमि सीमित है, तो उन्हीं जो सीमित भूमि है उनका कुशल उपयोग किया जाए, ताकि जो शहर हैं वो भविष्य में संधारणीय शहरों के रूप में रूपांतरित हो सके। और इसके लिए राज्यों और शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपने यहां इस तरीके से कार्यक्रम चलाएं। ठीक है, शहरों को ऋण प्राप्ति हेतु उनके म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए अपने जो अवसंरचनात्मक कार्य हैं उनके लिए जो शहर हैं वो अपने नागरिकों से या अपने शहरी लोगों से, अपने निवासियों से ऋण ले सके, उसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार किया जाएगा। और ये कैसे म्युनिसिपल बॉन्ड किस तरीके से ये जारी कर सकते हैं? संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार करके, शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगा करके वो ये कार्य कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी शहरों और कस्बों में जो सेप्टिक टैंक होते हैं या जो सीवर होते हैं, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वहां से मल या कीचड़ निकालने के लिए जो मैन होल है, आप देखते होंगे सड़कों पे जाते समय, ये सड़क है तो बीच बीच में आपको एक गोलाकार मैन होल मिलता होगा, ठीक है, होल मिलता होगा, इसे मैन होल कहते हैं। तो अब इस मैन होल का प्रयोग मशीन होल के रूप में किया जाएगा और 100% मशीनीकृत सफाई करी जाएगी, ठीक है। चलिए, सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार बार बार इसका प्रचार करती है कि आप अपने घरों के या कहीं भी बाहर भी हैं, बाजार में भी हैं, तो सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए जो अलग अलग जो पेटिकाएं बनाई गई हैं उनका प्रयोग करें, ठीक है, और उसको और अधिक तीव्रता से बढ़ावा देने के लिए सूखे और गीले अपशिष्ट के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सक्षमता को सामने लाना, ठीक है, सक्षमता को सामने लाना या हमारे पास जो एनर्जी है, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो एनर्जी है उसको और मतलब उपयुक्त तरीके से उसको प्रयोग किया जाए और इकोनॉमी में तीव्र गति लाई जा सके, ये इसका उद्देश्य, ये कहने का उद्देश्य है, ठीक है। तो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसके लिए शुरू किया गया है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें कौशल उन्नयन किया जा सके, उनमें कौशल विकास किया जा सके, लोक केंद्रित दृष्टिकोण उनमें विकसित हो सके, ठीक है। और इसलिए उसमें यहां पे एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रयोग किया गया है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के द्वारा, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, ठीक है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो होते हैं, चाहे कोई भी हो, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह है, ठीक है। तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण, यही बात कही जा रही है, ठीक है। केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण इस तरीके से किया जाएगा कि जो डिजिटल भारत की आवश्यकताएं हैं उनको आसानी से पूर्ण किया जा सके। कई बार केवाईसी प्रक्रियाएं इतनी दुरूह होती हैं कि एक जो सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं उनको समझ से बाहर, वो भी समझ से बाहर, मतलब नहीं, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की साक्षरता दर बहुत कम है, लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनके लिए एक कठिन कार्य होता है। तो उसका क्या किया जाएगा, सरलीकरण किया जाएगा ताकि जो डिजिटलाइज, जो भारत का उद्देश्य है, जो सरकार का उद्देश्य है, डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है, सबको डिजिटल बनाना, तो वो उसमें सहयोग कर सके, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय डाटा शासन नीति का निर्माण किया जाएगा। किसका, राष्ट्रीय डाटा शासन नीति का निर्माण किया जाएगा। किस लिए, ताकि जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनके द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने में सहजता हो, इसके लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति की स्थापना करी जाएगी, निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ई न्यायालय परियोजना का स्टेज 3 शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय परियोजना का स्टेज 3 शुरू किया जाएगा ताकि जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, हम लोग जानते हैं कि भारत में न्यायिक प्रक्रियाएं कितनी मुश्किल से, मतलब अगर फैसले का किसी विवाद का जो फैसला आता है, किसी विवाद पर जो डिसीजन आता है, उसकी प्रक्रिया जो होती है वो कितनी लंबी होती है। तो जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनमें तेजी आए, उनकी दक्षता में वृद्धि हो, संवर्धन हो, इसलिए ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, यह कहा गया है, ठीक है। सक्षमता को सामने लाना में ही अभी हम लोग देखेंगे वन स्टॉप समाधान व्यवस्था। वन स्टॉप समाधान व्यवस्था ये क्या है, सरकारी निकाय, मतलब सरकारी विभाग हो गया, उनके द्वारा पहचान या पते के मिलान के या किसी प्रकार का अपडेट करने के लिए डिजी लॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आधार का भी कई बार क्या होता है कि हम सबके आधार में, अधिकांश लोगों के आधार में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है। तो उसको जितना मतलब जल्दी हो सके, या देखिए सही तो होना ही चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग सही नहीं करा पाते हैं समयाभाव के कारण या खुद के आलस्य के कारण, ठीक है। तो आलस्य से दूर करिए, उसको सुधार करिए, क्योंकि सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि जो सरकारी निकाय हैं वो आपके पते के लिए, आपके पहचान के लिए और या किसी भी प्रकार के अपडेट होगा जो सरकार अपने स्तर पर करेगी, तो वो जो डिजी लॉकर में आपके जो आप कह सकते हैं कि जो डिजी लॉकर में आपके कागजात हैं उसके आधार पे और आधार के आधार पे आपका वो
किया जाएगा ये कारक, ठीक है। तो इसको करवाइए आप लोग। जन विश्वास विधेयक पेश किया गया, जन विश्वास विधेयक पेश किया गया किसके लिए? 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए, 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो एमएसएमई की तरह के लिए या बड़े व्यवसाय के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो आसानी से प्रयोग कर सके और उनके प्रयोग के लिए वो सुरक्षित तरीके से साझा किया जा सके ताकि कोई थर्ड पार्टी उसमें सेंध न लगा सके, इसके लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना करी जाएगी, ठीक है। ताकि जो दस्तावेज है वो जो जरूरत है, जो निश्चित तौर पे जिन विभागों को दिया जाना है उन्हीं तक पहुंचे, ठीक है। व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए कुल 39,000 से अधिक जो अनुपालना है, जो निदेश है या जिनको पालन करना अभी तक आवश्यक था उसको कम किया जाएगा, 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को, ठीक है। और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, ठीक है, व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए ताकि भारत में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास हेतु 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में, ठीक है, सॉरी इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे ताकि जो 5G है उसको प्रयोग करने के लिए ऐसे हम लोग एप्लीकेशन विकास कर सके, ठीक है, एप्लीकेशन का विकास कर सके। अब इसका उद्देश्य क्या है? नए अवसरों, व्यापार मॉडल या रोजगार संभावना को साकार करना, साथ ही साथ सूक्ष्म कृषि, स्मार्ट क्लास, हेल्थ केयर एप्लीकेशन आदि का विकास करना। इन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो 100 लैब्स है इनका उद्देश्य है और ये सभी एप्लीकेशन 5G सेवा आधारित होंगे, ठीक है। विवाद से विश्वास वन, एमएसएमई के निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित, एमएसएमई के निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जो जब्त राशि का 95% भाग सरकार या सरकारी उपक्रम एमएसएमई को लौटाएंगे और इस तरीके से उनका जो संविदा निष्पादन है उसको क्या करेंगे? सरल बनाएंगे। जो जब्त करा गया है, ठीक है, उसके 95% हिस्सों को लौटा दिया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, 95%। विवाद से विश्वास 2, सरकार या सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के लिए, सरकार या सरकारी उपक्रमों में कुछ विवाद होते रहते हैं, ठीक है, जिनमें कि विवादों के समाधान के लिए कई बार एक मध्यस्थ पंचायत की व्यवस्था करी जाती है और यदि उस पंचायत के डिसीजन को न्यायालय में चुनौती दे दी गई हो तो उसको निपटान के लिए न्यायालय से बाहर उस समस्या के निपटान के लिए एक स्वैच्छिक समाधान योजना शुरू की जाएगी विवाद से विश्वास 2 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रयोगशाला में तैयार हीरा सेक्टर के लिए कुछ बात करी गई है। प्रयोगशाला में ये जो तैयार हीरा है इनके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट मुहैया कराई जाएगी ताकि धन मुहैया कराया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके, ठीक है। अब ये जो लैब जनरेटेड डायमंड्स हैं या प्रयोगशाला में तैयार हीरा है, ये बेसिकली पर्यावरण हितैषी होते हैं, ध्यान रखिए, पर्यावरण हितैषी होते हैं। वास्तविक हीरे के समान ही इनमें प्रकाशीय और रासायनिक गुण होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, फिनटेक सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण विस्तार हेतु डिजी लॉकर में संग्रहित दस्तावेजों का विस्तार किया जाएगा कि डिजिटली आपके जो कागजात हैं जो डिजी लॉकर में रखे गए हैं और फिनटेक सेवाओं से संबंधित गुणवत्तापूर्ण आपको लाभ मिल सके, आप उसका गुणवत्तापूर्ण उपयोग कर सके, ठीक है। तो जो डिजी लॉकर में जो दस्तावेजों के संग्रहण का विस्तार है उसको बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी 5 दस्तावेज रखे गए हैं उदाहरण के तौर पे डिजी लॉकर में, तो इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, वहां पे आप अधिक दस्तावेज रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी भी मतलब
ओरिजिनल फॉर्मेट में किसी दस्तावेज की आवश्यकता ना हो, आप वर्चुअली वहां से एक्सेस करके फिनटेक सेवाओं का लाभ ले सकें। ठीक, चलिए, मेक एआई इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के तहत दो चीजें हैं, मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के तहत शीर्ष शिक्षण संस्थानों में 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो कि कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण अनुकूल शहरों के विकास हेतु एआई आधारित समाधान निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पैन धारणकर्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने व्यापारिक गतिविधियों में जो पैन का उपयोग सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता या सामान्य बिजनेसमैन पहचानकर्ता के रूप में कर सकेंगे। ठीक है, जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास उनका पैन है। ठीक, नीति आयोग के अधीन 3 वर्षों में राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत, किसके अधीन? नीति आयोग के अधीन, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के अधीन 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पूर्ति में सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। अगले 3 वर्षों में राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत नीति आयोग के अधीन इस पर काम किया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके और भारत आगे बढ़ सके। ठीक है, एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया का मतलब एक ही सूचना एक से अधिक सरकारी निकायों तक प्रस्तुत करने के लिए आपको एक ही पोर्टल पे एक ही आवेदन करना होगा। मान लीजिए कि आपको आधार के लिए, अगर इस प्रक्रिया के अंतर्गत मान लीजिए, आसानी समझने के लिए आपको अपना आधार क्या करना है, आधार बनवाना है या आधार में कोई अपडेट करवाना है। ठीक है, मान लीजिए पता परिवर्तित कराना है आपको। अब यहीं से क्या हो जाए, आपका पैन कार्ड का भी अपडेट हो जाए। ठीक है, पैन कार्ड अपडेट हो जाए, यहीं से आपका बैंक अकाउंट का जो पता है वो अपडेट हो जाए। तो इसके लिए क्या है, एक सामान्य पोर्टल की व्यवस्था करी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला है हरित विकास। हरित विकास के अंतर्गत ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, 5वां, लाइफ पहल शुरू करी जाएगी। लाइफ पहल मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, लाइफ पहल का मतलब यह है कि जो पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड-19 में हमने देखा किस तरीके से, अच्छा 2 चीज है कि कोविड-19 में हमने देखा कि जो जंगल में जिनका आवास है, जिन पशुओं का आवास है, जिन जंगली जानवरों का आवास है, वो शहरों तक चले आए। ठीक है, तो कई बार इस पर भी विमर्श किया गया कि हम लोग उनके आवासों का अतिक्रमण कर चुके हैं या वो कोविड काल में वो हमारे आवासों का अतिक्रमण करने आए। ये काफी विचार करने का प्रश्न है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस एनवायरमेंट में जिनकी भी अस्तित्व है, जिनकी अभी एग्जिस्टेंस है, प्रत्येक के सभी एग्जिस्टेंस का क्या किया जाएगा, साझे एग्जिस्टेंस का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, अमृत धरोहर योजना आगामी 3 वर्षों में आर्द्र भूमि संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना लाई गई है, ताकि आर्द्र भूमि का इष्टतम उपयोग किया जा सके, कार्बन स्टॉक में हमारे जो है कि सकारात्मक परिवर्तन आए, पर्यावरणीय पर्यटन को वृद्धि दिया जाए, स्थानीय समुदायों को इन आर्द्र भूमियों से या जैव विविधताओं से कुछ लाभ हो सके, कुछ आय सृजन सुलभ हो सके, इसके लिए अमृत धरोहर योजना लाई गई है। अगले 3 वर्षों में विशेषकर ये आर्द्र भूमि संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, हरित ऋण या क्रेडिट कार्यक्रम, ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है ये। ठीक, इसमें क्या किया गया है कि जो कंपनियां हैं, मतलब सार्वजनिक स्तर पे कंपनियां या बड़े स्तर पे कंपनियां या निजी स्तर पे व्यक्तियां या कोई भी स्थानीय निकाय है, उनके संधारणीय विकास हेतु इसमें क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक, कि वो पर्यावरण को भी साथ लेकर चले अपने साथ। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा, ताकि इंडियन इकोनॉमी को निम्न कार्बन उत्सर्जन के द्वारा ग्रीन इकोनॉमी में बदला जा सके और जीवाश्म ईंधन के आयात में क्या आ सके, कमी आ सके, जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आ सके। और इसके द्वारा हम लोग वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग किसका उत्पादन कर सके, किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का। चलिए आगे चलते हैं। मिष्टी पहल महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल। मिष्टी पहल का फुल फॉर्म है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल, ठीक। चलिए कैंपा फंड, ठीक है, ये जंगलों से संबंधित फंड है, ठीक है, जंगलों और वनों से संबंधित। जैसे देखिए पूरा नाम क्या है, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कैंपा फंड और मनरेगा एवं अन्य स्रोतों के मध्य तालमेल बैठाकर जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं या जो हमारे लवणीय क्षेत्र हैं वहां पर मैंग्रोव पौधरोपण करी जाएगी इस मिष्टी पहल के अंतर्गत, ठीक है। पीएम प्रणाम पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता पोषण सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो राज्य है या संघ राज्य क्षेत्र है उनको रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लिए बढ़ावा देने के, उस पे जो है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा बढ़ावा देने के लिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पे वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 सालों में कुल 1 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। और 10,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। 10,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना करी जाएगी, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन, इसको गोवर्धन योजना भी कहते हैं। क्या, गोवर्धन योजना भी कहते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ यह शुरू की गई है। और इसके अंतर्गत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इन संयंत्रों के द्वारा जो अपशिष्ट निकलेगा, जिनसे अपशिष्ट से आमदनी मतलब वेस्ट टू वेल्थ, ये किया जाएगा, ठीक है। और जो अपशिष्ट बचेंगे, ठीक है, इनके बाद उनसे जैविक खाद भी बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण घटक है वो जैविक खाद का उत्पादन करना है, ठीक है। अब चक्रीय अर्थव्यवस्था यहां पे क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहने का मतलब आपने कोई चीज खरीदा मार्केट से यूज करने के लिए, जिस लिए वो चीज खरीदा था, जिसलिए वो वस्तु खरीदा था, वो यूटिलाइज हो गया, ठीक है, लेकिन अभी वो वस्तु शेष है, उसका सेटअप शेष है, तो ये सेटअप का दोबारा उपयोग करना किसी और प्रयोग से, ठीक, किसी और प्रयोग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, यही चक्रीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण। अब जो आप हमारे घरों में जब हम लोग फल खाते हैं तो उनका जो छिलका होता है, भोजन बनाते हैं तो जो सब्जियों का छिलका होता है, उन अपशिष्टों का खाद के रूप में प्रयोग करना चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, लद्दाख से कुल 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निष्क्रमण की बात करी गई है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा हमें प्राप्त होंगे तमाम क्षेत्रों से, उनके ग्रिड एकीकरण के लिए, मतलब उनको एकीकरण के लिए, ठीक है, उनके ग्रिड के एकीकरण के लिए कुल 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली निर्मित की जाएगी। और इस 20,700 करोड़ रुपए में 8300 करोड़ रुपए का अनुदान जो होगा वो केंद्र सरकार मुहैया करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु, किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु
10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। ये हम लोग देख चुके हैं, ये गलती से दोबारा आ गया है, ठीक है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा हरित विकास के अंतर्गत, कि बैटरी में हम ऊर्जा अधिकांश से अधिकांश, मतलब बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब हम सीधे सीधे अगर कहीं से मैक्सिमम जनरेट करें ऊर्जा और तुरंत उसका क्षय न हो सके बाद में, जैसे मान लीजिए हम दिन में तो सोलर पैनल से मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी आ जाती है, बैटरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रात में अगर हम किसी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके अपने घरों में उजाला कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम दिन में जो एनर्जी आ रही है उसको बैटरी में भंडारित करें और उसका प्रयोग रात में करें। ये इस तरीके से आसानी से हम लोगों ने समझा कि इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तटीय नौवहन को बढ़ावा देना, व्यवहार अंतर्निधियन और सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा तटीय नौवहन को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि परिवहन ऊर्जा कुशल कम लागत वाली बनाई जा सके। जो मतलब अभी देखिए गंगा विलास क्रूज आया, गंगा विलास क्रूज, एमवी गंगा विलास क्रूज, उसके माध्यम से कुल 27 रिवर सिस्टम से गुजरे लोगों ने 50 से अधिक मतलब दर्शनीय स्थलों से उन्होंने जो दर्शनीय स्थलों से वो गुजरे, भ्रमण किया उन्होंने। तो वो क्या था, नौवहन था, नौवहन था। और अगर हम लोग रोड के थ्रू जाते तो हमारी जो खर्च है इसके लिए वो हमारा फी जो है वो बढ़ जाता, अधिक पेमेंट करना पड़ता। तो उसी तरीके से जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहां पे नौवहन को बढ़ावा दिया जाए ताकि वहां पे जो सड़क मार्गों का उपयोग कम हो सके। और जब सड़क मार्गों का उपयोग कम होगा तो जो ऊर्जा है वो कम यूज किया जाएगा और अधिक दूरी तक हम लोग परिवहन कर सकेंगे और कम लागत वाली क्या होगी, यह परिवहन होगी। इससे जो हमें धन बचेगा उसका हम लोग दूसरी जगह उपयोग करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन्वायरमेंट में क्या होगा कि उसको क्षति कम पहुंचेगी। यह इसका उद्देश्य है तटीय नौवहन को बढ़ावा देने का, ठीक, यही वो कहना चाहता है। 2021-22 में उल्लेखित वाहन स्क्रैपिंग नीति को बढ़ावा देना। वर्ष 2000 या बजट 2021-22 में जो वाहन स्क्रैपिंग नीति जो लाई गई थी उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। और जो पुराने वाहन हैं राज्यों में और जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो एम्बुलेंस हैं उनको बदलने के लिए इसके अंतर्गत सहायता दी जाएगी। और पर्यावरण हितैषी अर्थव्यवस्था हेतु, मतलब पर्यावरण के प्रति अनुकूलित अर्थव्यवस्था हो, उसके लिए जो पुराने प्रदूषणजनक पुराने वाहन हैं उनको परिवर्तित किया जाएगा वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक। अमृत पीढ़ी, युवाओं को अमृत पीढ़ी संबोधित किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें कई कार्यक्रम हैं, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। इधर देखिए, युवा शक्ति को अमृत पीढ़ी संबोधित किया गया है बजट में। तो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल वर्धन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की बात कही गई है, ठीक है। कौशल वर्धन की और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात करी गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी इनके लिए। इसके अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता हेतु, वृत्तिका सहायता मतलब आमदनी प्राप्ति हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, पीएम कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को आगामी 3 वर्षों में शुरू किया जाएगा, ठीक है। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 मतलब जो आधुनिक युग के पाठ्यक्रम है, जैसे कोडिंग हो गया, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, 3D हो गया, अब तो 4D आ गया, 4D हो गया, ऐसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे इसमें, ठीक है। और अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि जो भारतीय युवा हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप, उनकी मांगों के अनुरूप वो कौशल प्राप्त कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है
स्वदेश दर्शन योजना जो कि वर्ष 2014-15 में लाया गया था, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसको बढ़ावा देते हुए थीम आधारित पर्यटन सर्किटों को एकीकृत रूप से विकसित करना, थीम आधारित पर्यटन सर्किट को एकीकृत रूप से विकसित करना। इससे क्या होगा कि जो देखो अपना देश पहल है, इसके उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, देखो अपना देश पहल। चलिए, एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह क्या होगा, कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र का और अधिक विस्तार किया जाएगा। और इस विस्तार का क्या है, 3 लक्ष्य है। पहला जो लक्ष्य है वह है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, मांग के अनुसार हम अपने अंदर कौशल का विकास कर सके। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, जो नियोक्ता हैं और जो एमएसएमई हैं तमाम उनको साथ जोड़ना, वो अपने अनुरूप जिस तरीके से मार्केट की जरूरत होगी वो अपने अनुरूप लोगों में या जो उनके एम्प्लॉयर्स है उनमें कौशल विकास करवाएंगे। ठीक है, या वैसे अपेक्षा करेंगे उनसे। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, जो उद्यमिता योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनकी जो सुलभता है उसको और सुगम करना और जन सुलभ बनाना, ताकि यदि किसी व्यक्ति को अपना उद्यम करना है उसके अंतर्गत, तो उसे बहुत अधिक सरकारी मतलब लाल फीताशाही का सामना न करना पड़े। ठीक है, आसानी से वो कर सके। 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए पैकेज के रूप में विकसित करना। ठीक है, जो 50 भारत के 50 पर्यटन गंतव्य है महत्वपूर्ण, उनको घरेलू पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पैकेज के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, कि आप इतना पैसा पे करिए, इतना फी आप पे करिए, ठीक है, इतना धन पे करिए और आपको इन 50 पर्यटन गंतव्यों का भ्रमण कराया जाएगा। इस हेतु क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट, पर्यटक सुरक्षा जैसे प्रासंगिक पहलुओं पर काम करके एक ऐप विकसित किया जाएगा और उसी ऐप के थ्रू क्या किया जाएगा, यह पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना जो कि बजट 2022-23 में लाई गई थी, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसको बढ़ावा देना। अब वाइब्रेंट विलेज योजना क्यों लाई गई थी, सीमावर्ती गांवों में पर्यटन की बुनियादी ढांचा का विकास करना, पर्यटन सुविधाओं का विकास करना। तो सीमावर्ती गांव में अगर हम पर्यटन बढ़ाएंगे तो जो वहां के लोग हैं वो काम करने बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने पास ही अपने गांव में ही काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको रोजगार भी मिलेगा और वहां पे पर्यटन सुविधाओं का विकास भी होगा। अब ये सीमावर्ती गांव मतलब आप देख लीजिए, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब आप इधर आ जाइए, सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज योजना लाई गई है। ठीक, यूनिटी मॉल की स्थापना करना, यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। किस लिए, जो राज्य हैं, जो हमारे स्टेट हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ठीक है, वो अपने स्वयं के उनके जो एक जिला एक उत्पाद है, ऐसे उत्पादों को या उनके जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है उनको, या उनके लोकल या रीजनल जो हस्तशिल्प उत्पाद है वो, या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य संघ शासित प्रदेश जो प्रमुख जिनको वो रखना चाहते हैं हस्तशिल्प उत्पादों को या जीआई टैग्स को, जीआई टैग उत्पादों को, वो यहां पे यूनिटी मॉल में रखेंगे। और इसको बढ़ावा देने के लिए और विक्रय करने के लिए वो अपने राजधानियों, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने राजधानियों या अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों पर ये यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे, ताकि यहां पे पर्यटक जाएं। ये जो जैसे 50 पर्यटन केंद्रों का ये पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा, या अभी भी जरूरी नहीं है कि ये पर्यटन ये पैकेज उपलब्ध कराया जाए उसके बाद ही ये स्थापित किए जाए। ठीक है, अभी भी लोग घूमने जाते हैं, जैसे बनारस की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ जी घूमने जाते हैं। ठीक है, सारनाथ घूमने जाते हैं, बीएचयू घूमने जाते हैं, गंगा आरती देखने जाते हैं, दशाश्वमेध घाट घूमने जाते हैं। तो वहां पे यूनिटी मॉल स्थापित किया जाए। बनारस के जैसे तमाम जो जीआई टैग लोकली मिले हुए हैं, जैसे बनारसी पान हो गया, लगड़ा आम हो गया, ये सब, रामनगर का भाटा हो गया, तो ये सब हो गया उत्पाद, या एक जिला एक उत्पाद जो प्रमुख उत्पाद है, तो ये वहां पे रखा जाए ताकि पर्यटक आए और इसको खरीदे। ठीक है, चलिए वित्तीय क्षेत्र के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, महत्वपूर्ण है, अंतिम है।
उसके बाद हम लोग जो धन है बजट में जो संबंधित है, आय व्यय क्या होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना करी जाएगी। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना करी जाएगी किसके लिए? कंपनियों के त्वरित रिस्पांस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, त्वरित रिस्पांस बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अभी कुछ कोई भी शिकायत आप में आ जाती है आपके किसी इक्विपमेंट में, ठीक है, तो उसके माध्यम से कंपनियां, जब ये डाटा सेंटर की स्थापना करी जाएगी तो कंपनियां बहुत तेजी से आपके काम को करेंगी, और जो कंपनियों का प्रशासनिक निष्पादन है, प्रशासनिक निष्पादन कहने का मतलब यह है कि आपका वो इक्विपमेंट, एक उदाहरण के तौर पे, वो इक्विपमेंट सही करने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें तेजी आ जाएगी। आपको मान लीजिए वीजा बनवाना होगा तो वीजा बनवाने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। कहने का मतलब यह है, एक उदाहरण के द्वारा हम केवल समझ रहे हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा 2 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, अमृत काल के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में 2 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2025 तक महिलाओं, मतलब विवाहित महिलाओं या अविवाहित लड़कियों के लिए, ठीक है, ये शुरू किया जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ये एक प्रकार की लघु बचत योजना है जिसमें 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं और उस पे 7.5% या 7.5% ब्याज दर के हिसाब से इस पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, बाद में चलिए, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करी जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करी जाएगी और इसका डिजाइन बनाने के लिए आरबीआई का सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, वित्तीय संदर्भ में महत्वपूर्ण सहायक सूचनाओं का इसमें यह एक प्रकार से भंडार गृह होगा। जैसे कोल्ड स्टोरेज अपनी तरफ होते हैं, ठीक है, फसलों या उत्पादों फलों के लिए, उसी तरीके से ये जो सूचना है उनका यह भंडार गृह होगा, स्टोरेज सेंटर होगा। ठीक है, आवश्यक सूचनाओं का। इससे क्या होगा, ये कुशल ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो जाएगा। ये वित्तीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तो मिलेगा। वित्तीय समावेशन में किस तरीके से तीव्रता आई है, जो जनधन खाते जो खोले गए हैं पिछले वर्षों में जब से खोले गए हैं वर्ष 2022 तक, उनमें क्या परिवर्तन आया हुआ है, यह भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि बजट में ठीक है, इन पर भी चर्चा करी गई थी। ठीक है, चलिए, अब इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता को में वृद्धि होगी। ठीक है, गिफ्ट आईएफएससी में, गिफ्ट आईएफएससी कहां है, ये गांधीनगर में है। ठीक है, गांधीनगर में है, गुजरात में है। डाटा दूतावास की स्थापना करी जाएगी। डाटा दूतावास, अब ये डाटा दूतावास क्या है, तो ऐसे देशी और विदेशी संस्था जो कि डिजिटल समस्याओं से संबंधित समाधान मुहैया कराने के लिए अनुसंधान करते हैं, उनके लिए यह डाटा दूतावास की स्थापना करी जाएगी। कहां पे, गिफ्ट आईएफएससी में। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत जो अधिकतम जमा राशि है, जमा सीमा है, वो 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी जाएगी। फाइनेंशियल या वित्तीय वर्ष 2022 में अगर देखें, वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष 2022 में अगर हम देखें 2022-23 में, तो डिजिटल भुगतान में लेन देन की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से 76% की वृद्धि दर्ज करी गई है, 76% की वृद्धि दर्ज करी गई है, और मूल्य की दृष्टि से, ठीक है, 91% की वृद्धि दर्ज करी गई है। चलिए आगे देखते हैं। एकीकृत ऋण गारंटी स्कीम, एकीकृत ऋण गारंटी स्कीम किसके लिए लाई गई है, एमएसएमई के लिए लाई गई है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए एकीकृत ऋण गारंटी स्कीम लाई गई है, एमएसएमई के लिए लाई गई है। ठीक है, चूंकि जिस देश में एक बात आप आसानी से समझ लीजिए, बहुत सहजता के साथ समझ लीजिए, कि जहां पे गरीबी का स्तर अधिक होता है, या जहां पे हम ये कह सके कि स्टार्टअप्स, देखिए भारत का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अपना उद्यम, सबका उद्यम सफल नहीं है। ठीक है, तो
उनका जो लघु और कुटीर उद्योग है उसको और अधिक सफल बना सके, उससे और अधिक लाभ प्राप्त कर सके, और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा सके, उसके लिए ये 2 लाख करोड़ रुपए का ये जो ऋण योजना लाई गई है, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई को और बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हेतु अधिकतम जमा राशि में वृद्धि कर दी गई है, ये हम लोगों ने देख ही चुका है। सेबी के अधीन राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के माध्यम से, किसके अधीन? सेबी के अधीन, ठीक है। सेबी के अधीन राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के माध्यम से प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र और देकर और अधिक शिक्षित व्यवसायी पैदा करना, शिक्षित व्यवसायी तैयार करना, इसमें इस बजट में घोषणा करी गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के माध्यम से। यह किसके निर्देशन में होगा? सेबी के निर्देशन में होगा, ठीक है। आप यहां से प्रतिभूति बाजार या स्टॉक मार्केट में आप यहां पे क्या कर सकते हैं? शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से, और अपना व्यवसाय करने के लिए जो आप सीखेंगे उससे आप अधिक प्रशिक्षित होंगे और अपना सफलता से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये महत्वपूर्ण, ये जो 7 सप्तर्षि थे उनमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी अभी हम लोगों ने उसके बारे में देखा, ठीक है। अब थोड़ा और बचा हुआ है जो कि किससे संबंधित है? रुपयों और पैसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुपयों और पैसों से संबंधित है, मतलब यह धन से संबंधित खंड है। यह किसका? बजट का। यहां से भी प्रश्न हुबहू पूछे जाते हैं, डाटा या आंकड़ों से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 की, ठीक है, कि आर्थिक विकास दर का अनुमान क्या है भारत के संदर्भ में, तो बजट 2023-24 की बात करें तो बजट कहता है कि 7% भारत का आर्थिक विकास दर होगा। इस हिसाब से आर्थिक विकास दर होगा। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की बात करें तो वह कहता है कि 6% से लेकर 6.8% के बीच भारत का आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है, ठीक है। बजट 7% और इकोनॉमिक सर्वे 6 से 6.8%। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बजट की रूपरेखा देख ले शॉर्ट में, तो जो ये बजट का साइज है, ठीक है, बजट का साइज है, ठीक, 45.3 लाख करोड़ रुपए, ठीक। अब ये क्या है कि धन कहां से आ रहा है, बजट पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, पैसा कहां जा रहा है, कहां कहां पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इस स्कीम पे या फिर ऋण पे, इंपावरमेंट पे, कहां कहां, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन करके खोल के देख लेते हैं थोड़ा। अगर हम लोग देखें कि कुल बजट कितने का है, तो 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। 45,03,097 करोड़ रुपए का कुल बजट है, केंद्रीय बजट। कुल प्राप्ति जो है अगर हम देखें राजस्व प्राप्ति कितना है, तो 26,32,281 या 26,32,281 करोड़ रुपए, 26,32,281 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति 18,70,816 करोड़ रुपए का है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारी कुल प्राप्ति आ जाएगी 45,03,097 करोड़ रुपए, ठीक है। अब कुल व्यय हम कितना कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा आ रहा है तो हम अपना पूरा पैसा क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, कुल व्यय कर दे रहे हैं। 45,03,097 करोड़ रुपए हम लोग खर्च भी कर दे रहे हैं। कहां कहां हम लोग व्यय कर रहे हैं, तो हम लोग राजस्व व्यय कर रहे हैं। कितने का? 35,02,136 या 35,21,36 करोड़ रुपए हम लोग राजस्व व्यय कर रहे हैं। और पूंजीगत खर्चों से संबंधित जो व्यय हो रहा है वह कितना हो रहा है, 10,09,61 करोड़ रुपए। तो चूंकि हम जितना कमा रहे हैं, कमा इन द सेंस जितना हमको प्राप्त हो रहा है और उतना ही हम व्यय कर दे रहे हैं, इसलिए हमारा जो बजट घाटा है वो कितना है, 0 है। अगर हमको बजट घाटा निकालना होता है तो
मतलब बजट डेफिसिट बीडी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू मतलब कुल प्राप्ति माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टीई, ठीक, कुल खर्च। देखिए ये होता है बजट घाटा निकालने का सूत्र, ठीक है। इस हिसाब से हमारा बजट घाटा कितने का है, 0 रुपए का है, 0 रुपए का। ये देखिए राजस्व प्राप्ति का ये डेटा है। अगर हम देखें तो ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दिखाया, फाइनेंशियल ईयर दिखाया है। और ये देखिए ये राजस्व प्राप्ति बता रहा है, यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति बता रहा है, और किस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं ये दिखा रहा है, ठीक। ये राजस्व व्यय दिखा रहा है, राजस्व व्यय भी हमारा बढ़ते हुए क्रम में है लगभग, और हमारा ये प्रभावी पूंजीगत व्यय भी हमारा लगभग बढ़ते हुए क्रम में है। कई बार जैसे बीच लगभग बढ़ते हुए क्रम मतलब बीच में बढ़ रहा है, थोड़ा कम भी हो जा रहा है, ठीक। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं इस वर्ष का बजट 2023-24 में घाटों का अनुमान क्या है, ठीक है। और ये जो घाटे हैं ये प्रतिशत में, किसके प्रतिशत में, जीडीपी के प्रतिशत में है। अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटा कैसे प्राप्त करते हैं, तो कुल व्यय में से अगर हम राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों को घटा दें, राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों को योग को कुल व्यय में से घटा दे, तो जो हमको प्राप्त होगा वह राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय घाटा हमें कितने का है, ठीक है, 816 का करोड़ का हमें राजस्व घाटा है, ठीक है, सॉरी राजकोषीय घाटा है, जो कि कुल बजट का कितना है, 5.9% है, 5.9% है कुल बजट का। ये जो एम है राजकोषीय घाटा रखने का, बजट 2025-26 या वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा लाने का जो उद्देश्य है, कितना, 4.5% लाने का उद्देश्य है, ठीक है। अगर बात करें कि बजट 2023-24 में जो राज्यों को बजट घाटा रखने का राजकोषीय घाटा जो रखने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो राज्यों के जीडीपी का 3.5% रखना है, ठीक है। अब हम राजस्व घाटे की बात करें, ठीक है, तो यह कैसे निकाला जाता है, तो राजस्व खाते पर व्यय और राजस्व प्राप्तियों का जो कुल अंतर होता है उससे हम लोग राजस्व घाटा निकालते हैं। राजस्व घाटा भारत के कुल जीडीपी का 2.9% है। अगर हम पैसों या रुपयों के लिहाज से देखें तो 8,69,855 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ठीक है। राजस्व घाटा में से अगर हम पूंजी परिसंपत्तियों हेतु जो अनुदान है उसको घटा दे, राजस्व घाटा में से पूंजी परिसंपत्तियों संबंधी अनुमान को अगर हम घटा दे तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 1.7% ऑफ जीडीपी है, 1.7% ऑफ जीडीपी है। अब प्राथमिक घाटा कैसे निकलता है, तो राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज भुगतान को घटा दे तो हमें प्राथमिक घाटा मिलता है, और यह जीडीपी का 2.3% है। कितना, 2.3% है। घाटे की अगर हम प्रवृत्तियां देखें तो देखिए जो पहला है ये फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट भारत में सदैव सबसे अधिक रही है, ध्यान देना है, फिजिकल डेफिसिट भारत में सदैव सबसे अधिक रही है। दूसरी जो है रेवेन्यू डेफिसिट है या राजस्व डेफिसिट है। तो राजस्व डेफिसिट क्रम में मतलब अधिक से कम की ओर आंकड़ों की दृष्टि से दूसरी सबसे अधिक रहने वाली घाटा है। अगर हम तीसरा देखें तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा देखें तो यह अधिकांश समय तो अधिक रही है, लेकिन जो एस्टिमेटेड बजट है, 2022-23 में उसमें क्या हुआ था, 2022-23 में उसमें क्या है कि यह आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है उससे क्या हो गया था, कम हो गया था, ठीक है। फिर अभी भी कम है, प्राथमिक डेफिसिट से अभी भी कम है, ये देखना है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अधिकांश तौर पे अगर आपसे कथन है, सामान्य तौर पे जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वह
प्राथमिक डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट से अधिक होती है तो सामान्य तौर पे ये अधिक रही है, ठीक है, ये देखिए अधिक रही है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में क्या है, ये कम होती गई है। हाल के वर्षों में कब से हम देख सकते हैं, यहां से आपका 2021-22 से ये आपका प्राथमिक डेफिसिट से कम रही है, ठीक, प्राइमरी डेफिसिट से। चलिए, प्राइमरी डेफिसिट हमारा सबसे कम रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में पिछले 3 वर्षों में यह इफेक्टिव रेवेन्यू या प्रभावी राजस्व घाटा से यह अधिक रहा है। देख लेना है हमको, ये देखिए ये अधिक रहा है, ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी। और ये पिछले 2-3 वर्षों का, ये कि पिछले मतलब हालांकि ये 2013-14 से लेकर पिछले 10 वर्षों का है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ये हो गए हैं आपस में। चलिए, कहां से रुपया आता है, रुपया कहां जाता है, ये बजट का है। अब हम लोग इसको ओपन करके थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग 100% की बात करें तो सबसे अधिक जो पैसा हमको मिलता है, भारत सरकार को सबसे अधिक पैसा मिलता है, ये उधार एवं अन्य देयताओं से मिलता है, लायबिलिटीज से मिलता है, ठीक है। मतलब कि भारत सरकार उधार और जो भारत सरकार को पैसा प्राप्त होनी होती है उससे मिलता है। 17% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से मिलता है, 15% निगम कर से मिलता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है, और 15% इनकम टैक्स से मिलता है, ठीक है, इनकम टैक्स से मिलता है। 7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 6% कर भिन्न राजस्व है, 4% सीमा शुल्क है और 2% ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति है, ठीक है। ये पैसा हो गया, ये हमें पैसा हो गया, ठीक है। ऋण और अन्य देयता ये देखिए 34% हिस्सा है, ठीक है। अब रुपया कहां सबसे अधिक जाता है, ये देखिए ब्याज पे सबसे अधिक जाता है, ठीक है, देख लेते हैं। ब्याज अदायगी पे 20% जाता है, सबसे अधिक है। कई बार टॉप 3 पूछ लेता है, कहां मिलता है, कहां से मिलता है, तो उधार और अन्य देयताओं से, दूसरा जीएसटी से, और तीसरा निगम कर हो गया, तीसरा और चौथा आयकर भी होगा, क्योंकि दोनों समान है। तो अगर ये आए, ठीक है, अगर ये आए तो दोनों ही तीसरे ही स्थान पे आएंगे, इसको देख लीजिएगा। अगर सबसे अधिक कहां जाता है तो ब्याज अदायगी पे जाता है, 20% पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे 18% करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है, ठीक है, उस पे जाता है, 18% धन जाता है, और 17% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को दिया जाता है अनुदान के रूप में या उस पर खर्च किया जाता है। 9% ये चौथे स्थान पे है और ये भी चौथे स्थान पे है। आंकड़ों की दृष्टि से 9% वित्त आयोग और वित्त आयोग द्वारा जो घोषित अन्य अंतरण होते हैं उनको जाता है, और 9वां केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को जाता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना दो अलग चीजें हैं। 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना कही जाएगी, जहां इसमें 100% धन केंद्रीय क्षेत्र का लगता हो, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनमें कि अन्य आप समझ सकते हैं कि अन्य राज्यों का भी कुछ हिस्सा लगता है और कुछ हिस्सा केंद्रों का भी लगता है, ठीक है। 8% रक्षा क्षेत्र में खर्च होता है, 8% रक्षा क्षेत्र में खर्च होता है। 7% आर्थिक सहायता से संबंधित धन खर्च होता है। हमारे कुल बजट का या जीडीपी का या बजट का जो 4% धनराशि है वो पेंशन पे चले जाते हैं, बाकी का अन्य व्ययों पे 8% हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें बजट 2023-24 के माध्यम से जो शीर्ष व्यय और शीर्ष खर्च है, 3 चीजों में हम लोग देखेंगे शीर्ष व्यय कहां हो रहा है या खर्च कहां हो रहा है। पहले हम लोग मंत्रालय के दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर देखेंगे किस मद पे खर्च किया जा रहा है, फिर किस योजना पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग अनुदान भी देखेंगे कि किन प्रमुख योजनाओं को मतलब क्रम से हम लोग 2-3 देखेंगे कि किन योजनाओं को कितना सब्सिडी दिया गया है, सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाली योजना कौन सी है, ठीक है, देखेंगे। तो सबसे अधिक धन किसे दिया गया है, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2,70,000 करोड़ रुपए दिया गया है। रेल मंत्रालय को 2,41,000 करोड़ रुपए या 2,40,000 लगभग 41,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,06,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। ये टॉप 4 मंत्रालय हैं जिनको कि सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है, ठीक है। अब 4 मद कौन से हैं,
चार प्रमुख मद कौन से हैं? ब्याज सबसे प्रमुख है, जो कि कुल बजट का लगभग 23.98% हिस्सा, कुल जीडीपी का 23.98% हिस्सा हमारा ब्याज पे खर्च होता है, ब्याज भुगतान पे खर्च होता है। ठीक है। परिवहन क्षेत्र दूसरे स्थान पे है, रक्षा क्षेत्र तीसरे स्थान पे है, और प्रमुख अनुदान सब्सिडियां जो हैं वो चौथे स्थान पे है। चौथा सबसे अधिक खर्च किया जाता है भारत में सब्सिडी पर। ठीक है। योजनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक धन आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया है, कुल 79,590 करोड़ रुपए। ठीक। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सब्सिडियों की बात कर लेते हैं। सब्सिडियों की बात करें तो बजट 2022-23 की अपेक्षा सब्सिडी में क्या करी गई है? कटौती करी गई है। सब्सिडी में क्या करी गई है? कटौती करी गई है। कुल व्यय का 8.95 या 8.95% क्या है कुल व्यय का? सब्सिडियों को दिया गया है, सब्सिडियों को दिया गया है। ठीक है। चलिए, शीर्ष मद क्या है सब्सिडी के लिए? वो कौन सी क्षेत्र हैं, कौन से मद हैं जहां पे कि सबसे अधिक सब्सिडियां दी गई हैं? तो खाद्य अनुदान दिया गया है। कुल अनुदान का 48.96% भाग, या हम कह सकते हैं लगभग 49% अनुदान दिया गया है खाद्य अनुदान को। उर्वरक अनुदान दिया गया है, दूसरे स्थान पे उर्वरक अनुदान का स्थान है। तीसरे स्थान पे है कृषि और संबंधित क्षेत्र है, और चौथे स्थान पे जो है वो ब्याज अनुदान है। क्या है? ब्याज अनुदान है। चौथे स्थान पे सब्सिडियों के दृष्टिकोण से ब्याज अनुदान है। चलिए, इसमें आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने ऐसे ही रख लिए हैं। हाँ, खाद्य अनुदान के यहाँ पे आपको प्रतिशत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि बजट 2022-23 की अपेक्षा क्या करी गई? सब्सिडी में कटौती करी गई है, और कुल व्यय का 8.95% भाग सब्सिडियों पे व्यय किया गया है। यह महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, ये क्या है? ये पाई चार्ट या बार चार्ट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ये व्यय की प्रमुख प्रवृत्तियां बताई गई हैं। अब देखिए, इनकम टैक्स, इसमें क्या किया गया? कुछ बदलाव किए गए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वित्त मंत्री की तरफ से आयकर में छूट हेतु आय की सीमा में वृद्धि करी गई है। पहले 5 लाख रुपए के लिए जो पेमेंट करना पड़ता था इनकम टैक्स, अब उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जो 7 लाख रुपए तक की आय है वह आयकर से मुक्त है, लेकिन 1 रुपए भी अगर 7 लाख से आपकी अधिक हो जाती है तो उस पर कर योग्य आय की गणना 3 लाख रुपए से ऊपर की आय पर की जाएगी। ठीक है। इसको हम लोग, इसके कहने का मतलब क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अभी यहां पे हम लोग स्लैब में, ये जो स्लाइड है, ये जो स्लैब है, यहां पे हम वो लोग समझेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि कर योग्य आय को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है। कर योग्य स्लैब की संख्या कम कर दी गई है, 7 से 5 कर दी गई है। कर योग्य स्लैब की संख्या 7 से 5 कर दी गई है, लेकिन टोटल स्लैब कितना है? 6 है। बस ये अपने बस ऐसे ही ये जानते रहिए कि टोटल स्लैब 6 है। पहला जो है 3 लाख रुपए तक क्या है? शून्य है। ठीक है, नील है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि 7 लाख रुपए तक आपको आयकर नहीं देना है, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग ये स्लैब से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझ लेंगे। ठीक है। बस अभी आप यहां देखते जाइए कि जो कर योग्य स्लैब है उसको क्या कम कर दिया गया है, 7 से घटाकर 5 कर दिया गया है। पूर्व की भांति ही किराया भत्ता, निवेश और बचत पर कर छूट हेतु आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एचआरए दे रहे हैं, आप बचत कर रहे हैं, तो जो आयकर हेतु जो ढांचा था, जो कर के छूट के लिए जो ढांचा था, उस ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बार भी उच्च प्रभार दर, उच्च हायर सरचार्ज रेट को 39% से कम करके 25% कर दिया गया है। वर्ष 2014 से अब तक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वह वित्तीय वर्ष
23-24 में बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समयावधि में 10वीं से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई विश्व की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। ठीक है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ लोगों को कोविड टीकाकरण मुहैया कराया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कुल 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। ठीक है। यहां से चूंकि ये बजट में ये प्रमुख तौर पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है, और ये अंतिम पूर्णकालिक बजट था वर्तमान सरकार का, क्योंकि अगले वर्ष क्या होगा, आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो अंतिम पूर्ण बजट था। इस हिसाब से भी यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक की सरकार की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं। ठीक है। तो यहां से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कुल 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर किया गया। प्रति व्यक्ति आय में दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है। और ये आय बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई, मतलब 1,97,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कुल 11.4 करोड़ किसानों को यह सम्मान निधि मुहैया कराया गया और 2.2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 2 करोड़ 2 लाख रुपए इसमें क्या किया गया, 2.2 लाख करोड़ रुपए इसमें नकद हस्तांतरण किया गया पैसे का। ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रमुख सरकार की प्रमुख क्या है, ये सरकार की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये बजट की ये जो श्रृंखला है जो कि महत्वपूर्ण है यहीं पे समाप्त होती है। हम बहुत जल्द आर्थिक सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित प्रश्न या संबंधित जो सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।